तो हम लोग आज देखेंगे न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। इस क्लास में यहाँ से वहाँ उठ के जाना बेकार है और अपना जिसको बोलते हैं ना कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और आराम से बैठिए, इंसानों के जैसे इंसान बैठते हैं। सबसे पहले शिक्षा का ये मतलब नहीं है कि इनडिसिप्लिन रहा जाए। शिक्षा का मतलब है मोस्ट डिसिप्लिन रहना। और ये जो मैं शिक्षित करता हूँ ना, मैं इसलिए नहीं शिक्षा देता हूँ कि आपको एकदम कंफर्ट लाइफ जीना है, आपको एक अच्छी लाइफ मिले जिसमें आपके पास मेहनत करने की कैपेसिटी हो, ये वाली लाइफ जीना है। तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको क्या देखेंगे हम लोग, फोर्सेस नोन टू फिजिक्स। फिजिक्स में कुछ फोर्सेस होते हैं, कुछ बल होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो फिजिक्स में जो बल होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो देखिए 4 होते हैं। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन फिजिक्स। तो 4 फंडामेंटल फोर्स जो होते हैं, पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग देखेंगे आज अभी। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको बाद में देखेंगे। इसके 2-3 पार्ट करके देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थोड़ा समझने का चीज़ है। 2-3 पार्ट में इसलिए बताएंगे कि पहले पार्ट में मान लो कि सीखा कुछ दिमाग ने, अब लगेगा कि ये ज़रूरी चीज़ नहीं है, तो उसको जैसे दिमाग भूलने लगता है। फिर उसी क्लास को लेंगे तो पीछे रिकैप करके दोबारा बताएंगे तो दिमाग में फिर घुसेगा, वो स्थिर रहेगा। फिर 2-3 बार उसको क्या कर रिपीटेशन कराएंगे तो याद रहेगा। फिर देखेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये आसान है। इसके बाद देखेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे और देखते हैं हम लोग कि ऑल फोर्सेज वी ऑब्जर्व आर कंप्राइज्ड ऑफ दीज फंडामेंटल फोर्सेज। मोस्ट फोर्सेज ऑब्जर्वेबल इन एवरीडे एक्सपीरियंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑन ए माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखो हम लोग रोज़ देखते हैं, सारे फोर्स को हम लोग ना रोज़ अपना अनुभव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती है उसको भी बहुत कम मात्रा में हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग अनुभव करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग जो होते हैं ना वो इसको व्यक्त नहीं करते हैं या व्यक्त नहीं कर पाते हैं और इसकी अपनी लिमिटेशंस है। और वैसे भी देखो, पढ़ा लिखा और अनपढ़ में बस एक ही फ़र्क है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो अपने अनुभवों से सीखता है, अपने अनुभवों को आगे ट्रांसफ़र करता है, और अनपढ़ आदमी है अपने सारे अनुभव को अपने साथ लेकर के ही दुनिया से गुजर जाता है। बस यही, और कोई फ़र्क नहीं है। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं और नहीं पढ़ते लिखते हैं तो आप भी अनपढ़ हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं और नहीं लिखते हैं रेगुलर बेसिस पे तो भी आप अनपढ़ ही हैं, क्योंकि फिर आगे तक कैसे कोई बात रख पाइएगा, ठीक है। अब देखते हैं फोर्सेस इन फिजिक्स को देखते हैं। तो वी हैव इनकाउंटर्ड द फॉलोइंग फोर्सेज इन फिजिक्स, हम लोग देख चुके हैं। ग्रेविटी, आइडियल स्प्रिंग्स में हम लोग हुक्स लॉ को देखेंगे, पुशेस एंड पुल्स को देखेंगे और फ्रिक्शन को देखेंगे, क्योंकि ये वैसे फोर्स हैं जिसको हम डेली बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो देखिए व्हाट मेक्स ग्रेविटी डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3। ग्रेविटी जो है वो इन तीनों से अलग कैसे होती है, तो देखिए द आइडियल स्प्रिंग फोर्स इज ऑल्सो कंजर्वेटिव सो दैट इट्स द आंसर। जो भी स्प्रिंग की फोर्स होती है क्या होती है, कंजर्वेटिव होती है, लेकिन ग्रेविटी क्या होती है, खुला मामला है ग्रेविटी का। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वीक फोर्स है, बहुत वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन फिर भी हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पिंड हैं, इतनी बड़ी संख्या में है कि थोड़ा सा ही फोर्स होता है ना तो जो रिजल्टेंट होता है वो काफ़ी बड़ा फोर्स लग जाता है। अब देखिए न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। आइजैक न्यूटन कब से कब तक रहे, 1642 से लेकर 1727 तक रहे, ठीक है। तो क्या इनके जन्म के बारे में जानना जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, 2 कारण से। सबसे पहले वो किस कालखंड में रहे और उस कालखंड की क्या मेंटलिटी थी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पहले चर्चेज़ का बड़ा प्रभाव था। तो चर्च जो है ना इसने अपनी किताबें लिख रखी थी, जैसे हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी धर्म का बड़ा प्रभाव है। जैसे कि हम लोग हैं, अगर आदमी ये बोल दे या किसी बात पे क्वेश्चन मार्क उठाना शुरू कर दे तो समस्या है। आज से 50 साल पहले कोई अगर आदमी ये कहता कि नहीं धरती शेषनाग के फंड पे नहीं टिकी हुई है तो शायद अपने यहाँ भी लोग समस्या पैदा कर देते। 100 साल पहले तो और ज़्यादा समस्या कर पाते, लेकिन अपने यहाँ क्या था ना कि मामला कूल था, धर्म अलग चल रहा था, साइंस अलग चल रहा था, बिल्कुल अलग। और बहुत कम लोग थे जो साइंस को मानने वाले थे। यूरोप की सोसाइटी में कुछ अलग ऐसा हुआ कि दोनों आपस में घुलने मिलने लग गए थे, तो ये इशू है। तो यूरोपियन सोसाइटी में क्या था कि वहाँ के जो लोग थे सारे पढ़े लिखे लोग धार्मिक थे,
जितने ही पढ़े, ग्रीस वगैरह में भी यही हाल था कि जितने पढ़े लिखे लोग थे वो धार्मिक थे, वो धर्म की व्याख्या कर रहे थे। वहाँ थोड़ा एजुकेशन ज़्यादा फैल गया। एजुकेशन ज़्यादा फैलने से उनका एक नुकसान हुआ कि जब भी कोई महान साइंटिस्ट कोई अपना अप्रोच लेकर के आता था, तो जैसे अप्रोच लेकर के आया, इसके बाद सब लोग उसको लिखने पढ़ने लग जाते थे, तो चर्च का तुरंत घंटा बज जाता था कि अगर इसको रोका नहीं गया तो हमारी सत्ता को चुनौती मिलेगी। सत्ता के दो केंद्र थे, एक राजा और एक चर्च, जिसमें से ब्रिटेन को छोड़ के बाकी जगहों पे चर्च का जो दबदबा था वो काफ़ी ज़्यादा था, यानी चर्च ही हावी था। अब चर्च हावी रहेगा तो वैसे कंडीशन में कोई चाहता है अपना सत्ता छोड़ना? कभी नहीं चाहता सत्ता छोड़ना। इसलिए वो सबको क्या करता था, ख़त्म ही कर देता था चर्च। तो चर्च का जो है ना वो इतना बढ़ गया जुल्म कि बाद में लोगों को लगा कि ये क्या कर रहा है चर्च, और लोगों ने चर्च के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और अब जाके देखोगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और बाकी जगहों पे अब धर्म जो है डोमिनेट नहीं करता है। भारत में जिस तरह से धर्म डोमिनेट होता है उस तरह बाहर में धर्म डोमिनेट नहीं कर रहा है। जैसे एजुकेशन अपने यहाँ भी बढ़ेगा, लोग उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तब अपने यहाँ भी धर्म डोमिनेट नहीं करेगा। तो देखो, इन 1666 आवर ओल्ड फ्रेंड आइजैक न्यूटन वाज म्यूजिंग ऑन द मोशंस ऑफ हेवनली बॉडीज while sitting in a garden in Lancashire, England, where he had gone to escape the plague then ravaging London। देखो, लंदन में ना प्लेग फैल गया था, प्यूबोनिक प्लेग, बहुत बड़ी संख्या में जो है लोग मारे जा रहे थे, तो यूनिवर्सिटी में छुट्टी कर दी गई। अब न्यूटन जो थे वो भी यूनिवर्सिटी के छात्र थे, तो इनको भी वो क्या क्वारंटाइन सबको रहना था, तो इनकी भी छुट्टी कर दी गई। तो ये चले गए और लंकाशायर में जाकर के वहीं पे बैठे हुए थे एक सेब के पेड़ के नीचे। लंकाशायर एक जगह का नाम है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। लंकाशायर इसको हिंदी में बोलते हैं, रहने दो, देखो इस पे नहीं बाहर, इसलिए बोलते हैं एकदम शांत, ठीक है। अगर हम लोग किताब हिंदी का जैसे देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है उसी को हम लोग देखेंगे। जैसे कि राम को रामा बोलते हैं अंग्रेजी, हम लोग काहे बोलेंगे रामा? रावण को रावणा बोलते हैं, हम लोग क्यों बोलेंगे? कर्ण को करना बोलते हैं, तो हम लोग क्यों बोलेंगे? करना क्यों बोलेंगे ना? जो है वही बोलेंगे ना, है ना? तो यही चीज़ है, एक्स्ट्रा हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, तो ये हम लोग बेसिक्स जो है वो देख रहे थे, ये चीज़, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्या हो गया ना कि एप्पल एक ऊपर से गिरा, और बाद में क्या हो गया, इनके दिमाग में ये चीज़ आया कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। फिर उन्होंने वहाँ के काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस को नोट किया कि नीचे गिरा तो किस तरह से गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। न्यूटन से पहले भी कई लोगों ने इस बारे में सोचा था और थ्योरी दी थी, ठीक है, कई सारे लोगों ने, ठीक है। अब देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। बेसिक्स मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैंने फालतू सवालों को पहले हटाया कि सबसे पहले दो बॉडीज़ है, बड़ी है, तो उनका जो आर है उसको हम लोग डिस्टेंस मान लेते हैं। दो बॉडीज़ है, ये बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, ये रहा यहाँ से यहाँ तक, आर मान लेते हैं, रेडियस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होता है, G m1 m2 r स्क्वायर, ठीक है। तो एफ क्या हो गया हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इसके बाद जी हो गया हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, जिसका वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। m1 हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, m2 हो गया मास ऑफ ऑब्जेक्ट 2, आर स्क्वायर हो गया सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट 1 टू ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। दोनों को हम लोग क्या किया, स्क्वायर कर दिया। आर क्या है, वेक्टर है, यूनिट वेक्टर फ्रॉम ऑब्जेक्ट 1 टू ऑब्जेक्ट 2। तो ये एकदम बेसिक है, इसको थोड़ा एक दो बार और देखेंगे तो हमेशा के लिए हमें याद हो जाएगा, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ जो है ना वो चलता रहता है, कोई बड़ा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है ना कि भाई जितने लोग हैं इसको देख रहे हो, तो थोड़ा अगर इसमें डिस्टर्ब दिख रहा होगा तो क्या करना कि कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा है, नया कैमरा लेना है तो डोनेशन में खूब सारा पैसा दे देना, और थोड़ा सा क्या बोलना, क्या जितने लोग हैं जिनको लगता है कि हाँ डोनेशन देना चाहिए, डोनेशन दे देना, और बाकी जितने लोग हैं फीस एकदम रेगुलर कर देना, ताकि हम क्वालिटी को हमेशा मेंटेन रखें। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटी को देखो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन 1 फ्रॉम 2 ये लगेगा, ठीक है। क्यों, जो बड़ा सा, जैसे पृथ्वी से हम कोई बॉल को ऊपर उछालते हैं तो पृथ्वी उसकी तरफ क्यों नहीं खिंच जाती है, पृथ्वी की तरफ ही बॉल क्यों आती है। तो देखो, पृथ्वी कंपैरेटिवली बहुत बड़ी है
और बॉल जो है ना वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी है। तो हम जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी के ऊपर वो भी एक फोर्स लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और पृथ्वी भी लगाता है। तो वो जो होता है ना, पृथ्वी का जो कहानी होता है वो ज़्यादा होता है और इसलिए बॉल नीचे की तरफ आता है। तो एवरी ऑब्जेक्ट विथ मास इज अट्रैक्टेड बाय एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ मास। जितना ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। ग्रेविटी इज ए फोर्स एट ए डिस्टेंस थ्रू ऑक्यूपाइड और एम्प्टी स्पेस। ग्रेविटी जो होता है वो एक डिस्टेंस से खाली जगह को भरने का काम करता है। एक ग्रेविटेशनल वेव्स की भी बात आई थी बीच में, जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है इस पूरे क्लास में, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव्स अपने आप में पूरा चर्चा का टॉपिक हो जाता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ग्रेविटी इज सेंट्रल फोर्स, सेंटर टू सेंटर फॉर स्फेरिकल बॉडीज। ग्रेविटी वेरीज एट द इन्वर्स स्क्वायर ऑफ द सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं उसमें अपने फॉर्मूले में। ग्रेविटी वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ग्रेविटी क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के अकॉर्डिंग होती है। अब देखो, इफ ग्रेविटी वेरीज एज 1/r², वेयर डज जी बराबर 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर फिट इन। अब देखो क्या है ना, जी का वैल्यू कितना होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना होता है जी का वैल्यू? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये जो जी का वैल्यू होता है इसको कहाँ पर हम लोग इसको सेट करेंगे? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, एज्यूम करते हैं अर्थ को क्या है कि और वो स्फेरिकल है, और जो रोटेशन का जो इफेक्ट है ना उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि पृथ्वी अगर रोटेट करती है तो हमारा बहुत चीज़ों पे उसका असर होता है, खास करके हमारे वेट पे, हमारे मास पे, सब चीज़ पे उसका असर होता है। तो फिजिक्स में जो है ना कैलकुलेशन जो करते हैं उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, तो नेगलेक्ट करना भी आना चाहिए। तो आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। एम बराबर मास ऑफ अर्थ हो गया। एम बराबर मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो एफ का फॉर्मूला हो जाएगा जी m/r²। बड़का एम यानी पृथ्वी वाला मास, छोटका एम यानी कि ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, तो अब देखो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या होगा? ये पूरा जो होगा किसके बराबर होगा? जी के बराबर होगा, तो mg हो जाएगा। तो अब बताओ कि डायरेक्शन किसके तरफ होगी? जाहिर की तरफ है कि जी के तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। तो जी का मान कितना हो जाएगा? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है ना कि हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट पता करता है, लगता है कि हमेशा ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जी जो होता है ना ये एक्सेलरेशन का मान होता है। जैसे बहुत बार हम लोग बहुत बार जैसे कुछ फार्मूला है उसको हम लोग देखते हैं, जैसे v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, इस तरह s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे इस पर रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या लिखते हैं, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है ना, यहाँ पर हम लोग जो है ये सब बाद में कॉपी लेके बैठो, क्लास ख़त्म होने के बाद पूछो, बीच क्लास में तो अच्छा नहीं है। देखो ये क्लास में और लोग भी देखते हैं, और लोग भी देखता है, 10 से को लेकर देखेगा 20 को, बाद में इलेक्शन लड़ेंगे लोकसभा का, अभी इसलिए यहाँ पर है। 2014 से मेरी इच्छा थी, ठीक है, यहाँ पे रहने का, यही एक कारण है। तो देखो ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। तो क्या होगा, बोथ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सो दैट ग्रेविटी इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। दोनों चीज़ बताता है, या तो हम इसको क्या करें, एक्सपेरिमेंट के जरिए शो करें, या फिर हमारा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डिफिनेशन अगर याद हो तो बताओ, अगर नहीं याद हो तो चलता करो, इशारा दे दो, हिंदी या अंग्रेजी। हाँ हाँ, ठीक है। Therefore we can find a gravitational potential energy for an object with mass m being attracted by another object with mass m. So the gravitational potential energy is defined for convenience to be zero at infinity. We can calculate it by finding the positive work. देखो ये हम लोग इसको बहुत आराम से जान सकते हैं। तो अभी क्या है, तुम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो तो कुछ नहीं है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या है, एक फार्मूला लगाया इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा के हम लोग इस पर पहुँचे फार्मूले पे -GMM/r के ऊपर में, ठीक है।
तो ये क्या है ना कि इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ाना होगा, जो 12th क्लास का सिलेबस है इसके बाद वो ज़रूरी है। हाँ, पहले अपना सिलेबस तो होता नहीं है, हद है। ठीक है, अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम देखते हैं एक ओल्ड है एक न्यू है। ठीक है, ओल्ड में हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये एक फार्मूला देख लो और न्यू का ये फार्मूला देख दो। ठीक है, तो हाँ अब यही तो देख रहे हैं। अब ये जो फार्मूले देख रहे हो ना, ये सब बहुत आसान है। ठीक है, सिर्फ ये जानो कि mgh इतना ही जानना है, ये डेरिवेशन को भूल जाओ। डेल्टा यू का मतलब होता है एकदम स्लाइटली, बहुत कम डिफरेंस। डेल्टा यू जी मतलब एक छोटा सा डिफरेंस। जैसे कि देख लो कि कोई रेल की पटरी है, ठीक है, इतना लंबा सा पटरी है। ठीक है, अब गर्मी पड़ी तो कितना सा प्रसार हो जाएगा, एक बूंद के बराबर प्रसार होगा। बहुत लंबी पटरी है तो कितना, एकदम छोटा सा प्रसार होगा। तो ये जो प्रसार होता है ना, बहुत छोटा सा प्रसार, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यही इसी को बोलते हैं डेल्टा। ठीक है, गर्म किसी से बढ़ाया तो, ठीक है, तो उसी से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो बहुत छोटा सा प्रसार होता है। तो ये देखो यहाँ पर देखो, लास्ट में पूछो, कॉपी कलम लेके देखो, कॉपी कलम लेके बैठो और क्लास के लास्ट में इसी चीज़ को पूछो। हम कितना बार बोले हैं, नहीं समझे? ठीक है, नहीं तो कॉपी किताब लेके बोलो। ठीक है, अब देखो टेक अवे कॉन्सेप्ट को देखो, जो तुम्हारे मतलब का है। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस नोन टू फिजिक्स, 4 फंडामेंटल फोर्सेस है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या कहता है, F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, स्केलर यूनिट है, ये स्केलर का चिन्ह होता है। ठीक है, ठीक है, आर पे ये है, हो गया ना, तो ये हो गया स्केलर। वेक्टर के लिए यहाँ पर जो है ना, ये वाला तीर का चिन्ह है। वास्तव में देख लेना वापस से कि पीछे कौन सा चिन्ह था, है ना। हाँ, बस रहने दो, हमने ही बनाया, हमको पता नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्या है, स्केलर है। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लॉन्ग रेंज फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, तो -G बाई आर। यहाँ पे आर स्क्वायर हम लोग नहीं लगाते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स में आर स्क्वायर का कोई मतलब रह नहीं जाता है। क्यों नहीं रह जाता है, तो इसका हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे, और वो डेरिवेशन कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में। तो ये सवाल है, इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। आप कॉपी लेके बैठे हो तो फटाफट सवाल को उतारो। ठीक है, या फिर एकदम से रोको और हमें बताओ कि इसका क्या होगा, उत्तर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, पता है इतना समय तक मोबाइल को रोकना, पॉज करना, वहाँ से बनाना। चलो अब इसको कैलकुलेट करो, ये क्वेश्चन नंबर 2 को। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेनेट मार्स। एज्यूम मार्स इज ए परफेक्ट स्फीयर एंड नेग्लेक्ट इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन। यूज m बराबर 6.4 इंटू 10 पावर प्लस 23 kg एंड r बराबर 3.4 इंटू 10 पावर प्लस 6 मीटर। ठीक है, तो कल उम्मीद है कि बना के दिखाओगे। ठीक है, तो आज तीसरे सवाल पे आओ। अब ग्रेविटेशन देखो, पेंसिल एंड पेपर एक्टिविटी कर लो। तो देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा दिमाग लगाओ और न्यूटन्स फार्मूला को लगाओ, और इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स और वेक्टर्स को जो है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में चर्चा करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग जो है ना, थोड़ा सा आ जाते हैं केपलर के बारे में। इनका बड़ा रोल रहा है केपलर का। देखो न्यूटन्स जो थे ना, न्यूटन्स का को जो ग्रेविटेशन का रूल लॉ था, वो उनका खुद का नहीं था। न्यूटन से पहले ग्रेविटेशन के लॉ, नहीं ऐसा चोरी नहीं कहते हैं इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। ठीक है, वैल्यू एडिशन, मान लो कि किसी ने कोई काम किया, उसको छोड़ दिया, सब स्वीकार्यता नहीं थी। न्यूटन्स के लॉ को सबने स्वीकार किया। इससे पहले जिन लोगों ने लॉ दिया उसको लोगों ने स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि सबको उसमें ना बहुत सारे लूप होल्स दिख रहे थे। न्यूटन्स के लॉ जो थे उसमें दोनों चीज़ को मिला दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं जॉन्स केपलर को। 1571 से लेकर 1630 है। कालखंड को याद रखना, क्योंकि कई बार ये न्यूटन से पहले थे या बाद में थे, या न्यूटन से कितने बड़े थे। कॉपी पर इसको नोट करना, कालखंड को जरूर ध्यान में रखना जरूरी है। एक अच्छा जो व्यक्ति होता है, एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है, वो बहुत आराम से पढ़ता है। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या बड़ा कालखंड को मिक्स करते रहते हैं आपस में, और लोग उसके ऊपर भी ताली बजाते हैं। जैसे बोलते हैं नालंदा और तक्षशिला बिहार में था। अब जाहिर सी बात है कि तक्षशिला के बारे में पता नहीं किसी को, घंटा पता नहीं है आम आदमी को, तो ताली बजाते हैं, है ना। तो बेवकूफ़ लोग की कमी तो है नहीं अपने यहाँ,
ठीक है। ये सब चीज़ें घर में बच्चों को बता देनी चाहिए छोटे स्तर में, लेकिन घर में बच्चों को क्या बताते हैं, ऐसी चीज़ें जिसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो मटेरियल ऑन केपलर्स लॉ, तो हम लोग इसको थोड़ा आगे देखते हैं। 1571 से लेकर 1630 तक थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा बात बोला। तो केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को हम लोग देखते हैं। तो देखो पहला था द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, दूसरा था द लॉ ऑफ एरियाज, तीसरा था द लॉ ऑफ पीरियड्स। तो द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग द सन एट वन फोकस, कि सभी जो है ना इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं सभी प्लैनेट्स, और सन जो होता है ना अंडाकार, इलिप्टिकल मतलब अंडाकार, गोलाकार नहीं अंडाकार, ठीक है। और द लॉ ऑफ एरियाज, इसमें क्या कहता है, ए लाइन ज्वाइनिंग एनी प्लेनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। भाई कॉमन चीज़ है, वो देख लेना। द लॉ ऑफ पीरियड्स में क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट अबाउट द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और बहुत आसान है। तो ये केपलर्स का लॉ है। तो न्यूटन शोज थ्रू ज्योमेट्रिकल रीजनिंग विदाउट कैलकुलस दैट हिज लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एक्सप्लेन केपलर्स लॉ। अब ये जो है ना, उस समय कैलकुलस जो था मैथमेटिक्स, वो डेवलप ही नहीं हुआ था। कैलकुलस ना 12th क्लास में है, और 12th क्लास में डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन बहुत ढंग से पढ़ते हैं, जिसमें कि हम लोग ना इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन वगैरह को भी घुला मिला देते हैं। बहुत आसान है, मेडिकल और इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो, और बहुत सिंपल है, आराम से हर कोई सीख जाता है। आज तक किसी को सिखाने में मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, सभी बच्चों को सिखा दिया। बस ऐसे बच्चों से सावधान रहता हूँ जो कि पहले खूब ज़्यादा दावा करते हैं, बाद में पढ़ते समय नहीं पढ़ते हैं। तो देख केपलर्स 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन को देखो, इसका चाहे ना तो एनिमेशन के फॉर्म में भी इसको हम लोग दिखा सकते हैं, एनिमेशन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। पहला लॉ 1 है, द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट कम अबाउट द सन इन इज एन इलिप्स विद द सन सेंटर ऑफ मास वन फोकस। ये सन है, ठीक है, ये रहा। दिस इज द इक्वेशन फॉर एन इलिप्स। इलिप्स के लिए है x² प्लस y² बराबर 1। देखो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, ये सब जो है चीज़ होती है, ये पढ़ने की चीज़ होती है। 11th और 12th में बच्चों को ये सब पढ़ाते हैं, पहले नहीं पढ़ाते हैं। पहले पढ़ाने से क्या होता है ना कि उनका कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। पहले बच्चों को थोड़ा खेलना चाहिए और चीज़ों मिक्स होना चाहिए, और एज ए टीचर हम लोग को थोड़ा झलकी उसके बारे में देते रहना चाहिए बच्चों को, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर्ड रहें कि हाँ ठीक है ये सब चीज़ आएगा, तो उसके लिए ज़्यादा हैक्टिक नहीं हो। तो ए लाइन ज्वाइनिंग ए प्लेनेट कॉमेट ऑन द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सिंपल है, जो बताया था पहले वही हम लोग देखेंगे। अब देखो द लॉ ऑफ एरियाज, ये क्या कहता है, ये सन है, और ये हमारा एक बेसिक कैलकुलेशन है, डेल्टा ए छोटा हाफ आर डेल्टा थीटा आर dA/dt डिफ्रेंशिएशन किए इसको, तो ये हम लोग इसको सीधा फार्मूला लगा के यहाँ कैलकुलेट कर दिए। L हमारा कांस्टेंट है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, RM भी बराबर RM ओमेगा R, तो L बराबर क्या होगा, mR² ओमेगा। ये हमारा बेसिक हो गया। क्या हुआ, देखो सबसे पहले इसके लिए सर्किल वगैरह देखो 70% अगर इस क्लास को समझ जाते हो तो ये अच्छा है, बढ़िया है। इससे ज़्यादा अभी नहीं समझना है, कॉपी कलम लेके बैठो, जो पूछो। द लॉ ऑफ पीरियड्स की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्लेनेट है, मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, ठीक है। तो इसका जो भी बेसिक्स है देख लो। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ बराबर क्या होता है, G/m/r², और ma को m ओमेगा² r लिख सकते हैं। ए जब एंगुलर फोर्स पे चलता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो इसको क्या है, Gm/rq इसको लिख देंगे, इस r को इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हम लोग एक फॉर्मूले पे आते हैं, t² बराबर 2π/gm 2π²/gm/r3। t² क्या हो गया, टाइम का स्क्वायर हो गया। इस t ये स्क्वायर को हटा देंगे, ये पूरा का पूरा रूट में हम लोग ले लेंगे। तो छोटी क्लास से ही हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखाते हैं कि रूट कब लगाएंगे, रूट कब हटाएंगे। सर्ड एंड इंडिसेस में बहुत गहराई से बच्चे सब को सीख जाते हैं, और यहाँ पर आके ये सब चीज़ जो है, ये सब ज्ञान जो है जाके अप्लाई हो जाता है। इसके बाद डिफरेंशिएशन और इक्वेशन, कॉपी कलम लेके बैठा रहा हमेशा ही। अब देखो एक फार्मूला और हम लोग देखते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है। k बराबर हाफ mv² है, तो हाफ, अब mv² है ना, तो m के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, Gm/r, k का वैल्यू निकाला। E बराबर हम लोग क्या निकालेंगे, u + k बराबर -Gmm/2r, ठीक है, E फॉर एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं,
अल्बर्ट आइंस्टीन को थैंक यू बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा लॉ दिया। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला कि नहीं, कि भाई इनके जो प्रिंसिपल्स थे ना अगेंस्ट थे, किसके? नहीं, केपलर के नहीं, न्यूटन्स के। अल्बर्ट आइंस्टीन जो 1879 से 1955 में रहे, तब तक साइंस में थोड़ा एडवांसमेंट आ गई थी, थोड़ा समझदारी का लेवल बढ़ गया था। न्यूटन कब थे ये ध्यान में देना है, और आइंस्टीन कब थे ये ध्यान में देना है। हु इज़ फादर ऑफ फिजिक्स? फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से लेकर 1955 तक रहे। और हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो है अमेरिका में विरोध भी हुआ था, क्योंकि यहूदी थे और अमेरिका में सब जॉब यहूदी ले रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि एकदम रोड एकदम चौड़ा एकदम सीधा रोड था। तो आइंस्टीन ने जितने अपने एक्सपेरिमेंट किए, ऐसा नहीं था कि सब उसके फेवर में थे और सब उसको बहुत मानते थे। लेकिन आइंस्टीन ने, अभी छात्रों को इसलिए मैं बताता हूँ कि अपने लाइफ में इतना फेज़ मतलब बुरा वो जो है समय जो है वो झेला, बहुत बड़ी आर्थिक समस्या झेली, सब कुछ छोड़ करके जर्मनी से वो लोग शिफ्ट हुए यूएसए में, और वहाँ पर जाके लोगों का भरोसा जीतना धीरे धीरे करके, और लाख अपनी मजबूरियों के साथ साथ जो है ना सुनते समझते सब कुछ थे, लेकिन इंटरफेयर नहीं करते थे, वो अपने काम में ही लगे रहते थे। तो हमें छात्रों को भी यही काम करना चाहिए, ये नहीं कि सब तरफ से प्रभावित हो रहे हैं। तो उनको नस्लीय भी बहुत उनको लोग तंग करते थे अमेरिका में, क्योंकि वो यहूदी थे और जर्मनी से आए थे, तो और भी अलग अलग समस्या थी। तो कहाँ पर वेयर डिड न्यूटन्स गो रॉन्ग? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955। देखो, वैसे मेरी इच्छा नहीं है कि हम उनको यहाँ पे गलत साबित करें। तो चेक बैक टू द ऑप्शनल मटेरियल फॉर क्लासेस 3 and 6 फर्स्ट। पहले जो है तीसरा और छठा के बारे में थोड़ा अच्छा से देख लो। ठीक है, तो आइंस्टीन रियलाइज दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विथ न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी बिकॉज इट इम्प्लाइड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटेसली टू ऑल पॉइंट्स इन द यूनिवर्स। एक ही समय में सब जगह प्रसारित हो रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटी। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फंडामेंटल लिमिटेशन इन द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी दैट द फास्टेस्ट स्पीड इंफॉर्मेशन और एनर्जी ऑफ एनी टाइप कैन ट्रेवल इन द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर यही दिक्कत हो गया, क्योंकि ये जो है ना, ये बोले कि कोई भी चीज़ जो है स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज नहीं चल सकती है, वो लिमिटेशन है उतनी ही। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम आइंस्टीन पोस्टुलेट ए थर्ड प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, टू गो विथ दिस टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। 1907 देखो, उन्होंने ना एक थ्योरी लाया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में हर चीज़ जो है ना एक दूसरे के रिलेटिव वर्क करती है। अब क्या है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक प्रॉब्लम थी कि लॉ ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर काम करती है? सब तरफ काम करती है। ठीक है, सब तरफ वो जाते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब तरफ काम करता है। तो हर तरफ काम करता है तो सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, पूरा ब्रह्मांड का हर वस्तु। यहीं पे गड़बड़ शुरू हो गया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कहती है उसके अकॉर्डिंग सबको चौक हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती उन्होंने इसको ढूंढी थी। खैर, ये फिजिक्स का रूल जो है ना वो अलग है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, इसमें क्या है? In broad terms, the principle of equivalent states that there is no experiment that one can perform to distinguish a frame of reference in a gravitational force field from one that is accelerating with a corresponding magnitude and direction। कोई आज तक एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं सका, न कर सकता है। ठीक है ना। This is sometimes called the elevator postulate because we can imagine a physicist in a closed elevator cab trying to determine whether he is at rest on Earth or accelerating at Itna for any planet, or perhaps on a planet where gravity is half of the Earth and the elevator is accelerating upward at 4.9 meters second square. According to Einstein, there is no experiment that could detect a difference। अब कोई आदमी पृथ्वी पर है, ठीक है, और लिफ्ट से ऊपर नीचे कर रहा है, ब्रह्मांड में उसकी क्या पोजीशन है ना। तो ये ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको होने में थ्योरी रह गया। अब लोग फिजिक्स में जो है ना एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाए। अब है द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, तो अब देखो ब्रह्मांड की हर वस्तु एक दूसरे पे वो लगा रही है, तो हम जो कोई चीज़ को नीचे फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे आती है। अब बड़े बड़े चीज़ आ रहे हैं तो कुछ तो असर होना चाहिए था उसके ऊपर में, ये खींच जाता, पूरा सिस्टम खींच जाता। तो ये सब जो है एक वो था। दूसरा हम लोग देखते हैं 3D जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्या कहता है? देखो, ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ये क्या होता है कि टाइम स्पेस फ्रेम होता है एक। तो अगर कोई चीज़ हैवी ग्रेविटी वाली है तो सब पे असर डालेगी। वो जो एक फ्रेम है ना, फ्रेम को क्या करेगी? दबा देगी। इस तरह से देखो, ये पूरा फ्रेम है,
तो ऊपर में टिकी हुई नहीं रहेगी, तो वो क्या होगी, एक दबा देगी फ्रेम को। तो हम लोग देखते हैं अलग अलग डायमेंशंस। देखो एक मूवी है वो देख लेना, बहुत इंटरस्टेलर, ठीक है, कूपर्स बेल्ट वगैरह के बारे में उसको बताया है, उसे ज़्यादा समझदारी आएगी सिनेमा से। हम तो बस बेसिक बता रहे हैं। जैसे हम जो ट्रैवल करते हैं यहाँ से लेकर वहाँ 15 किलोमीटर जाते हैं, तो हो सकता है कि एक डायमेंशन में आके यहीं पर हमारे पास आ जाए, हम यहाँ से जाएँ और 15 किलोमीटर यहाँ तक आ जाए, हम यहाँ से देखें। एक फील्ड है वो कई डायमेंशंस में होगा, तो इतने बड़े घर में हम पूरा क्रिकेट या फुटबॉल मैच खेल सकते हैं और पूरा अच्छे से खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक घर में, ठीक है। लेकिन हाँ, अब ये सब थ्योरी है, किसी ने इसको करके नहीं देखा है। अब इसी से हमारा ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि कोई भी चीज़ है ना अपने डेंसिटी के अंदर सिकुड़ना शुरू होती है, और सिकुड़ते सिकुड़ते इतना ज़्यादा वो सिकुड़ जाती है कि उधर से होकर लाइट भी नहीं पास कर सकती। तो ये है ब्लैक होल। वाइट होल का भी कॉन्सेप्ट है, वो अलग है। जैसे हम लोग कभी ट्रेवल करने लगेंगे अगर आकाशगंगा में, तो इधर से ब्लैक होल से घुसेंगे और दूसरी तरफ वाइट होल से निकल जाएंगे, तो हमारा काफ़ी टाइम बीतेगा। हाँ, ये जो है ना वो मतलब, हाँ ये मतलब जो खोजा गया है ब्लैक होल्स, इसके अपोजिट की, हाँ ये है, छोड़ो, है ना, मासिव ब्लैक होल्स इन गैलेक्सीज, ये दोनों ब्लैक होल्स हैं, ठीक है। इफ़ न्यूटन्स ग्रेविटी इज़ नॉट ट्रू व्हाई डू वी स्टिल यूज़ इट। जब उसका सही नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, अरे कुछ नहीं है पढ़ने को, है ना। तो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ये गुड अप्रोक्सीमेशन है, और कम से कम कोई थ्योरी तो होनी चाहिए जिसके बदौलत हम लोग कुछ आगे बढ़े। तो कोई और थ्योरी आएगी तो हम लोग न्यूटन्स थ्योरी को छोड़ के चलेंगे, उस थ्योरी को पकड़ लेंगे, लेकिन इस थ्योरी को हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोग केपलर्स और बाकी के थ्योरी को भी क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ब्लैक होल्स और वाइट होल्स का कॉन्सेप्ट है वो फिर किसी क्लास में हम लोग बताएंगे। उम्मीद है कि मैंने आज की क्लास में कुछ ऐसा बेसिक्स बताया होगा, ठीक है, जो कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है।